जय हिंद बच्चों। तो आज हम आगे की बात कर रहे हैं फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा, सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले वो चीज़ बता देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको पहले ही क्लियर करवा रखा है कि एक तो आपके पास फंडामेंटल जो यूनिट्स थे, क्वांटिटीज थे वो थे, और एक थे आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं उसको हम क्या करते थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते थे, राइट। वहीं पे यहाँ पे हमें क्या करना है, मास, लेंथ एंड टाइम। अभी ग्रेड 11th के बेस पे आपको मास, लेंथ एंड टाइम के बेस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज थे, ध्यान समझिएगा, जितने भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज थे उन सभी को हम क्या करने वाले हैं, मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास स्पीड था, तो स्पीड का फॉर्मूला अपने को मालूम है कि भाई वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम रहता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम रहता है। तो देखिए डिस्टेंस कुछ और नहीं है, क्या आपके पास है, लेंथ है, राइट। तो इसके जगह आप लिखोगे एल ऐसे करके, और इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये लेंथ है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करोगे। वहीं टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी, ठीक है ना। तो मास के लिए हम कैपिटल एम यूज करने वाले हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज। लेंथ के लिए हम कैपिटल एल यूज करने वाले हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज। टाइम के लिए हम कैपिटल टी का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज, ठीक है। चलिए, तो L अपॉन में T आया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सभी को न्यूमरेटर में रखते हैं, तो T ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं होता तो 1, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1। सो नाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग लाइक दिस, L T -1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मास है ही नहीं, तो एक तो तरीका आप यहीं छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करके। दूसरा तरीका आप यहाँ पे बोल दे कि मास की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। मास की पावर क्या है, रेज टू द पावर क्या है आपके पास, 0। तो या तो आप m की पावर 0 लिखो या ना लिखो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, स्पीड क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल के फॉर्म्स में, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, रेज टू द पावर, मतलब कुछ भी आपके पास कौन सा नंबर हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। आगे शॉर्ट में हम बड़ी जल्दी जल्दी यूज करेंगे LT -1, LT -1, LT -1, स्पीड के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी, क्योंकि वेलोसिटी फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लेंथ, टाइम के लिए T, तो LT -1। कुछ इस तरह की कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, ओके। यहीं पे एक आधे और एग्जांपल देते थे, जैसे कि मैंने बात करी भाई फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का रहता है भाई केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो ऐसा यूनिट न्यूटन है आपके पास, लेकिन न्यूटन की जगह आप ये भी लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केजी को हम किसमें फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एम, तो मास हो गया, है ना, केजी। और मीटर के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ, पावर आपको ऐसे ही है। और टाइम के लिए सेकंड हो गया, ये वाला सेकंड है, तो उसके लिए टी लिखेंगे, पावर में -2 है तो -2। तो ये जो है आपके पास वो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं आपके पास, ये सभी के सभी लिखे हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ही डायमेंशनल फार्मूलाज आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आपने वही कर लिया तो भी आप बाकी जो अदर डायमेंशनल फार्मूलाज हैं उसे आप इजीली जो है वो निकाल पाएंगे। तो आओ समझाते हैं। सबसे पहला यही चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। कहीं पे भी ये तीन चीज आएगा तो M, L और T से हम इसको क्या करने वाले, रिप्रेजेंटेशन देने वाले। मेन चीज आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, यहां तक। अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं भाई, ध्यान से समझना। अगर मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कोई सा भी आपको क्या करना है, डिराइव्ड क्वांटिटी ले लेना है। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जैसे मैंने बोला कि एरिया, तो एरिया का मतलब क्या, वो चीज समझना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या फिर लेंथ इंटू लेंथ, ये चीज है आपके पास, साइड इंटू साइड, ऐसे करके आपको समझना है। तो एरिया का फॉर्मूला नॉर्मल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सरफेस एरिया की नहीं, नॉर्मल एरिया की, ठीक है ना। तो एरिया का लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। वहीं पे अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो एल का क्यूब हो जाएगा। तो लेंथ ये तीनों, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों क्या है, लेंथ ही तो है, तो एल का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फिर आप ले लीजिए डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला, मेन चीज आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मास अपॉन में वॉल्यूम।
मास अपॉन में वॉल्यूम। मास के लिए कैपिटल M का यूज करेंगे, वॉल्यूम के लिए L का क्यूब यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा M, ये ऊपर चला जाएगा तो L की पावर -3 हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत भाई, नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे, फाइन, डेंसिटी हो गया। अब यहीं पे उसके बाद आ जाएगा, या तो आप वेलोसिटी बोलो, ध्यान समझना, या तो आप क्या बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, सॉरी एक्सेलरेशन क्या रहा, स्पीड बोलो, ठीक है, या तो वेलोसिटी बोलो या तो स्पीड बोलो। स्पीड वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम रहता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस के लिए L, इसके लिए T हो गया। आई बात समझ में? इसको सॉल्व कर देंगे तो L ऊपर चला गया T, तो माइनस का 1 हो गया, तो LT-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी के बाद आता है आपके पास एक्सेलरेशन। क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन। एक दूसरे से कनेक्टेड है, मेन तो आपके पास ये, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का देख लो फॉर्मूला, आप एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, LT-1 और इसका टाइम हो गया। ध्यान समझिएगा, वेलोसिटी का जो ऊपर है उसको हम यूज करते जाएंगे और नए फॉर्मूलाज हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या करेंगे, बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा T की पावर 1, तो ये बना लेगा LT-1 तो पहले से था, और ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 और हो गया, तो -1 माइनस का 2 बना लेगा। बोलो भाई कोई दिक्कत? तो LT-2 जो है वो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक पहले इतना एक बार फटाफट नोट डाउन करो, आगे की बात करते हैं। इसको उड़ा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगला आपके पास फोर्स, तो फोर्स का भी बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m हो गया, एक्सेलरेशन का LT-2 अभी हमने निकाला ही था, तो साथ में कंबाइन करके लिखेंगे तो LT-2 आपके पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगला आपके पास से मान लो वर्क डन, या फिर इसके जगह पे आपके पास एनर्जी भी दिया जा सकता है, दोनों का ही सेम रहता है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नहीं है, स्पीड डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का हम यूज कर लेंगे MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का जगह क्या हो गया, लेंथ होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ML की पावर 2 और T-2 तो खैर है ये, तो ML2T-2 ये वर्क का हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं किसका, एनर्जी का हो गया। आई बात समझ में? वहीं अगर मेरे को मान लो कि प्रेशर का निकालना है, तो वर्क डन अपॉन में क्या रहता है, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया रहता है इसका, तो फोर्स के लिए आप MLT-2 यूज कर लोगे, और क्योंकि ये चीज हमने आपको सिखा दिया, वो अब कई बार यूज करने वाले हो, एरिया के जगह पे L की पावर 2। चलो भाई, तो L की पावर 2 और ये L की पावर 1 है ना, 1 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो M L की पावर -1 बनेगा, T की पावर -2 एज इट इज। लो भाई, ये निकल कर आ गया, ठीक है। वहीं पर अगर कई बार पावर दिया जाता है, पावर का फॉर्मूला तो वर्क डन अपॉन में टाइम, ये प्रेशर है, ये पावर है, लिख लीजिएगा, ठीक है। वर्क डन का भी हमने निकाल लिया, ML2T-2 और डिवाइडेड बाय में टाइम के लिए T, ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या बना लेगा, ML2 1 था, -1 हो जाएगा, तो -2 तो पहले था, -1 और कर देंगे तो -3 हो जाएगा। दिमाग से खेलो, ये बेसिक चीजें प्लस माइनस तो भाई पता होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूलाज, कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। वैसे तो इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए इतना इनफ है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाए, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये पता होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो इनके पुट कर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो ये कहानी थी आपके पास मेन डायमेंशनल फॉर्मूले की। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। और अब है हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। ये जितने भी क्वांटिटीज है जिनके हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के डायमेंशन होते हैं, किसी के यूनिट्स, किसी के, तो ये इस तरह से भी बता देंगे एक एक करके। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करेंगे तो वो डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब जिसके डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए वो सभी के सभी इसमें आप दे सकते हैं। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, वर्क, मोमेंटम, मास इनटू क्या कहते हैं इसको, हाँ मोमेंटम, P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मोमेंटम का भी निकालेंगे तो मास के लिए क्या हो जाएगा m, और वेलोसिटी के LT-1। जितना मैंने बता दिया ना उतना ही से आप यूज कर करके बाकी मैक्सिमम के मैक्सिमम आप निकाल लेंगे। ये चीज है आपके पास। कुछ होते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ डायमेंशंस होते ही नहीं। जैसे एंगल हो गया, ये देखो अभी के लिए आपको सिर्फ एंगल ही समझ में आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 2 और ये वाला भी कहीं ना कहीं रिलेटिव डेंसिटी आपने क्लास 9th में पढ़ा है। वैसे तो दो डेंसिटी का रेशियो होता था जिसका निकालना है वो, और नीचे में वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी सेम कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस बन जाएगा, प्लस यूनिट लेस भी बन जाएगा आपके पास। अच्छा,
ये देखो आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन आप आगे पढ़ोगे, पॉइजनस रेशियो भी आगे आप पढ़ने वाले हो। फिलहाल आप यहाँ पे पढ़ें ये जो आपके पास एंगल है, वो अभी बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट जो आप लोगों की दे रहा था, ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक वाली वीडियो अपलोड किया मैथमेटिकल टूल के लिए, उसमें हमने आपको बताया थीटा का फॉर्मूला एल अपॉन में क्या होता है, आर, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, ऐसे डिफाइन करते थे। तो लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ आर्क है तो भाई एल है, रेडियस भी तो क्या है आपके पास, लेंथ ही है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, चलो भाई, नॉन डायमेंशनल या फिर इसको आप डायमेंशन लेस बोल सकते हैं। डायमेंशन लेस बहुत जगह वर्ड जो है ये यूज होने वाला है, डायमेंशन लेस। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं लेकिन वो कांस्टेंट है, और कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, नॉन डायमेंशनल मतलब डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये दोनों को समझना ज्यादा जरूरी है। आपने अभी 11th क्लास में आपके पास एक ग्रेविटेशन चैप्टर करके आने वाला है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर, जिसमें आप फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 बाय में आर स्क्वायर या डी का स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज होते थे। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, जिसमें ये जो कैपिटल जी था वो एक्ट करता है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है, कई ये अभी 11th क्लास में पूछने के इसके मैक्सिमम चांस है, तो चलो निकाल देता हूँ। यहाँ से पहले कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो एफ आर का स्क्वायर अपॉन में m1 m2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, अभी ऊपर बताया mLT-2 है ना। आर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास मतलब एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 पावर माइनस करेंगे तो एम की -1 हो जाएगी, एल है एल की पावर 3 हो जाएगी, टी है टी की पावर -2 हो जाएगी। ये आपके पास कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल कर दिखा दिया। अब ध्यान समझिएगा, था ये कांस्टेंट लेकिन इसकी डायमेंशन है, इसकी यूनिट भी है। वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं नॉन डायमेंशन, जैसे आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ऐसे, तो इनके किसी भी तरह से कोई भी जो डायमेंशन है फॉर्मूला होता है वो नहीं होता है। पाई हो गया, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ठीक है ना, कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशन होते हैं और कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं। तो सर हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, तो वही चीज तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज कहीं दिख जाए आपको तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कहीं पे अगर आपको एंगल दिख जाए डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। साइन थीटा कॉस थीटा उनके डायमेंशन के बारे में हम कुछ भी बात करते ही नहीं, प्योर नंबर। जूल्स कांस्टेंट आपको आगे चल के पता चलेगा। तो इन चीजों का होता है, पाई हो गया, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनकी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, आगे आइए, एक नोट डाला हुआ यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। कहता है अगर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसके पास यूनिट हो सकती है। जैसे आपने बोला एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट उसके पास यूनिट है क्या, रेडियन, और वो भी एंगल की ऐसा यूनिट है, सिंपल यूनिट नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर एक यूनिट लेस क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट ही नहीं है, भैया यूनिट ही नहीं है तो मास लेंथ हम कुछ होगा ही नहीं उसमें, है ना, अरे मैं सुन, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है बट यूनिट हो सकता है, एंगल का आप एग्जांपल इजीली दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे आप लोगों को कुछ रियल लाइफ चीजें जो है वो देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 50 - 30 कितना होता है, 20, ठीक है, और 50 + 30 कितना होता है, 80। ये चीज आप लोगों को पता है, न्यूमेरिक वैल्यूज की बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं पे आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कुछ स्पेसिफाई कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मेरे पास m है, m हियर रिप्रेजेंटिंग मास, और फिर से m है, तो m और m कितना हो जाएगा, आपके हिसाब से 2m हो जाएगा, और यहीं पे आप हो जाएंगे गलत। लेंथ और लेंथ, चलो लेंथ और लेंथ को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, लेंथ में से लेंथ को माइनस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आप क्या हो जाएंगे, गलत। तो सर इन दोनों का आंसर क्या होगा, आइए समझाता हूँ। इसका भी आंसर m ही होगा और इसका भी आंसर l ही होगा। अब ये कैसे हो रहा है उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। देखो इधर मैंने आपसे बोला 50 और 30 माइनस करेंगे 20 आएगा, लेकिन अब मैंने यहाँ पे केजी लगा दिया और यहाँ पे भी केजी लगा दिया, यहाँ पे भी केजी लगा दिया और यहाँ पे भी केजी लगा दिया, तो माइनस करेंगे तो क्या बचा मेरे पास, केजी।
अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि डायमेंशन क्यों हम किस तरीके से यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे केजी था, ये कुछ समथिंग अमाउंट ऑफ मास था, यहाँ पे कुछ था, ये भी कुछ समथिंग अमाउंट ऑफ मास था। तो 50 केजी में से 30 केजी मास चला गया, तो 20 केजी मास क्या है आपके पास, बचा है। 20 केजी मास क्या है आपके पास, बचा है। आई ना बात समझ में। अच्छा, उसी तरह से अगर ये मान लो मीटर होता तो ये भी 80 क्या हो जाता आपके पास, मीटर आता। तो अगर मैंने, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने केजी में केजी प्लस या माइनस करूं तो केजी में ही आंसर आएगा, मीटर वाले को प्लस या माइनस करो तो मीटर में ही आंसर आएगा, ये चीज हमें पता है। अब यहाँ पे है ना, हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके नेचर की बात कर रहे हैं। वो नेचर जो है ना, उस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है, ध्यान समझिएगा। अब मैंने बोला कि सर एल माइनस एल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि जीरो हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ जीरो नहीं होगा। उसी चीज को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ध्यान समझिएगा। इसका मतलब क्या है ना, वो चीज समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मास में मास को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डबल मास नहीं मिलेगा, कुछ मास मिलेगा, कुछ मास मिलेगा। इसलिए 2m नहीं m ही होगा। लेंथ में से लेंथ को अगर आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ लेंथ ही मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम की बात करें, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो उसके नेचर की ओर जाएंगे कि उसका डायमेंशन क्या निकल कर आएगा, कि वो जो बचेगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो मास होगा कि लेंथ होगा या टाइम होगा। बस आपको ये देखना है, प्लस माइनस करके उसको चेकआउट नहीं करना है। तो वही चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसका क्या कहना है। लिखा नहीं है यहाँ पे, लिखा नहीं है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना है ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अब इस चीज को समझने की जरूरत है। लाइक टर्म्स कहने का क्या मतलब है, अगर मैंने आपसे बोला भाई मेरे पास 50 केजी था और उसमें मैंने 30 मीटर कर दिया, सो कैन यू टेल मी द आंसर। लगा सर ये कैसे बात करते हो, एक तो केजी में है एक मीटर में है, मैं कैसे प्लस करके आपको बता दूं, प्लस होगा ही नहीं, दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी है। तो वही चीज मैं आप लोगों को कहने चाह रहा हूं कि भाई अगर नेचर दोनों का अलग है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। लाइक टर्म्स का मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, और जिस नेचर के वो प्लस या माइनस होंगे वही नेचर का आपको आंसर भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि L प्लस L 2L नहीं होता है, L प्लस L L ही होता है। ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, इसीलिए। समझ में आ गई ना बात भाई, चले आगे। ओके फाइन। अब हमारे पास यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। अब ये यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस का क्या मतलब है सर, तो यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस का मतलब है कि भाई ऐसा है, तीन जहां पे आप जो यूज करोगे ना वो तीन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो आप यूज करेंगे वो आपके पास तीन है। पहला ही आपके पास टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। चलो इसमें ना बाद में आएंगे, दूसरा वाला देखते हैं क्या है, टू चेक द करेक्टनेस। हाँ पहले आप ये सीख लो, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा ना, तो इंटरेस्ट भी बनेगा आप लोगों का और फिर आसानी से समझ में आएगा। और समझाते हैं, तो इसमें कहा जाता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है या नहीं, उसे हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। उसे हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, चेक करना है। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम कभी किसी फॉर्मूले को चेक करते हैं ऐसे, जैसे कि मैंने बोला भाई ऐसा है, कोई इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई फिजिक्स का ना इक्वेशन उठा लेते हैं। जैसे मैंने बोला S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सभी ने पढ़ा होगा। V इज इक्वल टू u प्लस AT भी पढ़ा होगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी पी लूंगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो सही है या नहीं, बस हमें वो चीज चेक करनी है यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, और वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। आओ समझाता हूँ। चलो पहला यूज कर लेते हैं, पहले कि v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये फॉर्मूला सही है या फिर नहीं वो चेक करते हैं।
देखो वेलोसिटी का डायमेंशनल अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो LT माइनस 1 आएगा, बोलो हाँ या नहीं। अभी तो स्टार्टिंग में करवाए भाई, है ना। चलो आगे की बात करते हैं। इसको अगर मैंने देखा तो इनिशियल वेलोसिटी था, वेलोसिटी कोई सा भी रहे डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 ही होगा। आई बात समझ में। प्लस में एक्सेलरेशन का भी मैंने आप लोगों को निकलवाया था, LT माइनस का 2 होता है और इनटू में ये टाइम है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, T यूज करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये LHS था, अब RHS को सॉल्व कर लें एक बार। LT माइनस 1 प्लस में यहाँ देखो L इसकी पावर क्या 1 है, ये -2 है और ये +1 है, क्या हो जाएगा T की पावर माइनस का 1, बोलो हाँ या नहीं। -2 और +1 क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर देते भाई, LT माइनस 1 और ये भी क्या हो गया LT माइनस 1। अब ध्यान समझिएगा, इन दोनों को बच्चे क्या कर देते 2LT माइनस 1। अभी यही चीज तो मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी सेम नेचर के हैं तो उनको प्लस या माइनस करने पे वो क्वांटिटी का नेचर चेंज नहीं होगा। यही चीज तो मैं समझा रहा हूं बार बार। तो ये जो आंसर आने वाला वो LT माइनस 1 ही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने आपको समझाया क्या, यही चीज तो समझाया ना। तो इसका आंसर क्या हुआ LT माइनस 1 और LHS में भी क्या था आपके पास LT माइनस 1। तो बताओ भाई ये फॉर्मूला तो बिल्कुल करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है, बोलो कोई दिक्कत। चलो दूसरा वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत। चलो S यहाँ पे क्या होता था, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए तो भाई L ही आएगा। चलो इधर भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी U के लिए LT माइनस 1 होता है, अभी करवाया मैंने आप लोगों को। टाइम के लिए क्या होता है T होता है, प्लस में 1/2 इट इज ए प्योर नंबर। और अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया कि जो प्योर नंबर होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ना उसको मास, ना उसको लेंथ, ना उसको टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो हम इसको छोड़ देंगे। एक्सेलरेशन के लिए LT माइनस का 2 है, LT माइनस का 2 है और ये हो जाएगा, और टाइम का T है लेकिन इसका स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे इसका स्क्वायर भी लगाओगे, ठीक है। चलो तो देखो LT माइनस 1 इसका प्लस, इसका -1 + 1 तो LT T की पावर क्या हो जाएगा 0, T की पावर 0 1 होता है, तो सिंपल L बचेगा, बीच में प्लस। यहाँ पे सेम है वैसे, -2 + 2 0 उड़ गया तो L बचा। L प्लस L क्या हो जाएगा 2L, गलत, लेंथ को लेंथ में जोड़ेंगे तो लेंथ मिलेगा, तो ये हो गया L। तो LHS एंड RHS आर इक्वल ओवर हियर, जहां से हमें पता चल चुका है कि हाँ भाई ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों बार बार मैं कह रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 होता या नहीं होता ये डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता पाता। यहाँ अगर आप 5 भी रख देंगे तो भी डायमेंशनली वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। यहाँ आप 10 रख देंगे, 1/7 रख देंगे तो भी वो डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट होगा, क्योंकि डायमेंशन के केस में लिमिटेशन ही यही है इनकी कि ये जो प्योर नंबर होते हैं, पाई होते हैं, इनके वैल्यूज को ये नहीं बता पाता है। डायमेंशन कुछ होता है ये बता ही नहीं पाता, तो इसके जगह पे ये इनकी लिमिटेशन में जाएगी। लास्ट में हम आपको वो भी बताएंगे। चलो तीसरा फॉर्मूला भी चेक करके बता देते हैं। v² - u² इज इक्वल टू 2as, सुना होगा। वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1 और इसका स्क्वायर है, चलो स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, माइनस ये भी LT माइनस का 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, और दोनों को माइनस करेंगे तो यही चीज आ जाएगा L2 और T की पावर -2 इज इक्वल टू RHS को देखिए 2 को तो बता ही नहीं सकते, कॉन्स्टेंट नंबर, ये इनके लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस के यूजेज में। इसका क्या है आपके पास एक्सेलरेशन का LT माइनस का 2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L, तो L से L को करेंगे तो क्या हो जाएगा L की स्क्वायर और T की -2। देखो LHS RHS इक्वल है, तो ये भी फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है आपके पास करेक्ट है। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी छोटे क्लासों के 3 फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट करके बता दिए। आगे चल के ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जिसमें आपके पास टर्म्स के बारे में मेंशन होगा कि हाँ भाई वो जो कौन सा टर्म है उसका क्या डायमेंशन है वो आपको निकालना ही पड़ेगा वैसे भी, तो वहां से आप चेक करके बता सकते हो कि फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। चलो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv का स्क्वायर होता है। अभी एनर्जी कोई सा भी एनर्जी हो तो फॉर्मूला क्या आता है डायमेंशनली, ml2 t-2, याद आया है ना। हाफ का छोड़ दीजिए, मास का m हो गया, वेलोसिटी का LT माइनस 1 होता है और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी यहाँ 2, तो सबको साथ में कर देंगे तो देखो LHS और RHS क्या हो गया आपके पास इक्वल हो गया, तो फॉर्मूला करेक्ट है। तो यहाँ पे नंबर से फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। चलो तो ये एक चीज हमने आपको बताया कि हम किस तरह से ये जो फॉर्मूले हैं उसे हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। गॉट इट।
चलिए आगे की बात करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला की बात करने वाले हैं कि एक फॉर्मूले को हम कैसे डेराइव करेंगे, टू डेराइव्ड द फॉर्मूला। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करवा के लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बताएंगे, फिर आपके पास ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आप फटाफट डेराइव द फॉर्मूला जो है वो करवा देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इस वाली वीडियो में। आपके पास क्वेश्चंस का एक अगला वीडियो स्पेशली आएगा जिसमें ये जो 3 एप्लीकेशन है आपके पास, तीनों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो पहले देने का मेरा जो टारगेट था वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोगों को एक बार ये देखकर सभी कॉन्सेप्ट याद रहे, ताकि क्वेश्चंस करवाऊँ तो और भी बेहतर तरीके से आप कर पाए, और इसमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें जो लर्निंग का है वो आप करके रखें, ठीक है। अगर मुझे किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना है तो आपके पास बताया रहेगा कि आपको किसका फॉर्मूला ड्राइव करना है और वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल मैंने बोला टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, 1 लेंथ ऑफ द जो भी आपके पास पेंडुलम रहता है, और दूसरी चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्वेश्चन में दिया है आपके पास कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक लेंथ पे और दूसरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, फॉर्मूला सेम रहता है डायमेंशन वाला, ठीक है ना। तो यहां से दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, T डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन L एंड G, एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई नीचे होगा ऊपर होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में हमें ऊपर ही लेकर चलना है, ठीक है ना। अब इसको कांस्टेंट को हटा, ये जो है ना आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाते तो कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, K। तो ये हो गया L और साथ में क्या हो गया आपके पास G, याद रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छे से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ में, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है G पे, तो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा दोनों पे। और यहाँ से इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो एक आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट जिसे हम बोलेंगे K, तो T इज इक्वल टू KLG हो गया, KLG हो गया। अच्छा, ये जो L और G है उसके पावर में आप ले लो A और पावर में ले लो आप यहाँ पे B, और इसे फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दो, और उसके बाद आपका जो मेन काम है वो स्टार्ट होगा। क्या काम है कि दोनों तरफ आपको क्या करने हैं, डायमेंशंस पुट करने हैं हर एक के। जैसे इधर टाइम है तो टाइम का डायमेंशन पुट करेंगे, तो टाइम का T होगा सिंपल, तो उसके जगह पे आप M0, L0 और T1 जो है वो लिखने वाले हो। ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में ना आपके पास मास लेंथ टाइम कुछ भी आ सकता है, इसीलिए। अदरवाइज सिंपल T लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। K के लिए यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने वाली, तो K का कुछ भी डायमेंशन आपको मेंशन नहीं करना है। लेंथ के लिए आप L का यूज करोगे और पावर में A है तो पावर में A लिख दिया, और G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके जगह पे आप लिखोगे LT-2, और उसकी पावर में B है यहाँ पे, तो B लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, और वो जो B है वो सबके पावर में जाने वाला है, इसके भी और इसके भी। तो अगले स्टेप में भेज देता हूँ। तो LHS में क्या है आपके पास, M0, L0, T की पावर 1, और RHS में क्या है वो देखते जाओ। ये L की पावर A एज इट इज छोड़ता हूं, ठीक है, और ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज B जो वो दोनों की पावर में जाएगा, तो L की पावर में भी B गया, और T की पावर में अगर B गया तो T की पावर में -2 भी बन जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? सिंपल है, आसान है, ठीक है। अब LHS में तो भाई M की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर 1 था। वहीं RHS की बात करेंगे तो देखो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो पहले एक जगह कर लो, तो लेंथ की पावर हो जाएगी A+B और टाइम का पावर -2B है, ठीक है। उसके बाद का स्टेप होता है कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। अब कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब है ध्यान समझिएगा। इधर L की पावर क्या है A+B, तो इधर भी आपके पास L की पावर क्या है 0, तो A+B जो है वो 0 का इक्वल होगा। कैसे? जो पावर है ना दोनों वो सेम होते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है, इक्वल टू में, ऐसे करके। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरी चीज, वहां से T की पावर में है -2B, तो यहाँ पे जो T की पावर होगा उसी के इक्वल होगा यहाँ पे भी। यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा -1/2, देख लो अच्छे से। यहाँ पे बेसिकली हमारा ये जो पावर हम लेते हैं ना A और B, उसी की वैल्यू निकालनी होती है और उसी में वापस पटक देना होता है यहाँ पे लाकर, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। चलो
अगली चीज, ये जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे पटक दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो गई 1/2। तो अब ध्यान समझना, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2 आ गई, 1/2 एंड -1/2। ये जो चीज है आपको यहाँ पे लाकर रख देनी, यहाँ पे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया k L की पावर में 1/2 क्योंकि a की वैल्यू 1/2 थी, और g की पावर -1/2 क्योंकि b की वैल्यू -1/2 थी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k L की पावर 1/2, ये माइनस का है तो नीचे ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा भाई लोग। और अगर आप लोगों को याद हो तो पता, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि अगर किसी भी नंबर किसी भी चीज के ऊपर पावर में 1/2 है तो उसका मतलब उसमें रूट लगा हुआ है। बस सॉल्व करने का है, आंसर आ चुका है यहीं पे, बस वैल्यू पुट करना होता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के रूट अंडर एल और ये रूट अंडर जी, और यू कैन ऑल्सो राइट के अंडर रूट एल बाई जी, पूरे के रूट में, दोनों में रूट है तो पूरा रूट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के और स्क्वायर रूट के अंदर एल अपॉन में जी। आप लोगों ने ये फॉर्मूला कहीं देखा भी होगा, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू के की वैल्यू ना यहाँ पे 2 पाई होती है। डायमेंशन फॉर्मूला ये है, डायमेंशन एनालिसिस बता नहीं पाता के की वैल्यू, आपको बताना भी नहीं है, सिर्फ के लिखकर छोड़ देना। इस केस में मुझे पता था इसलिए लिख देता हूँ, बहुत सारे केस में आपको नहीं पता होंगे तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा होगा सिंपल पेंडुलम में तो यही फॉर्मूला निकल कर आता था टाइम पीरियड का, याद आया ना, याद आया ना। तो यही जो चीज है उसे हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, लेकिन हाँ उसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रहे होते हैं उसे आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अगर आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि किसका फॉर्मूला डिराइव करना है और वो जो टर्म है फिजिकल क्वांटिटी वो किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये पता चल जाए तो आप आसानी से यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसे आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई आपके पास डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला की। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से करेंगे, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए लिमिटेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को सिंपल पता होता है कि ऐसे होता है। देखो मैंने बोला 20 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो जो 20 मीटर है वो किसके इक्वल है, 2000 हो जाएगा ना, 2000 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि इस पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड पहले से ही था, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड पहले से था जिसको हम n1 के नाम से बोलेंगे, n1, और उसकी खुद की कुछ ना कुछ यूनिट थी जिसे हम u1 के नाम से जानेंगे। बाद में हमने क्या करा, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो अलग हो गई, कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू यहीं से समझ लीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए। जब हमने इसको चेंज कर दिया ना तो पहले कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू था और पहले से ही कुछ ना कुछ यूनिट था, यूनिट के लिए u1, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए n1 इज इक्वल टू। बाद में न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गई तो उसे हमने n2 बोल दिया, और यूनिट भी चेंज हो गया तो उसे हमने u2 बोल दिया। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत। तो n1 u1 हमेशा किसके इक्वल होता है, n2 u2 के इक्वल होता है। यहां से हमें बाद में ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो पता लगाना होता है, वो पता लगाना होता है। एक तो ये बेसिक कन्वर्जन आते हैं जो सबको जनरली पता ही होता है, एक थोड़ा सा किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में दे दिया जाएगा, किसी भी एक सिस्टम से किसी भी दूसरे सिस्टम में आपके पास कन्वर्जन करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, तो n1 हो गया, u1 हो गया, ये n2 हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, u2 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, यहां से मैं ये जो n2 है वो निकालना होता है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 u1 के नीचे नहीं चला जाएगा ये u2, तो यहां पे लिख देता हूं मैं u2। क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, u2। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ n2 की वैल्यू कैसे पता लगाया जा सकता है कि स्टार्टिंग वाली n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, जैसे यहाँ पे 20 था, उसी तरह से u1 का मतलब होता है मास लेंथ टाइम। तो यहाँ पे आप लिखोगे m1 L1 T1 मास लेंथ टाइम, उसी के नीचे आ जाएगा m2 L2 T2, डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म्स में लिख दिया इसको और कुछ नहीं, m1 L1 T1 और m2 L2 T2 इसके टर्म में लिख दिया, और उसके पावर में चले जाते हैं डायमेंशनल्स के वैल्यूज A, B एंड C। ये फॉर्मूला हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए। क्वेश्चंस बताऊंगा अभी तो ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, वैसे डायरेक्टली आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। आइए समझाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरह से, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन्स। अब ये सर ये 1 न्यूटन और 1 ये डाइन्स क्या है, देखो डाइन जो है वो CGS यूनिट है किसका,
फोर्स का ये फोर्स है और ये भी फोर्स ही है, लेकिन ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट है, और ये क्या आपके पास CGS यूनिट है, ये भी फोर्स ही है, ठीक है ना, CGS यूनिट है। SI यूनिट में फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पे अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सॉरी CGS का मतलब, C का मतलब क्या हो गया सेंटीमीटर और G का मतलब क्या होगा ग्राम, तो ये जो kg है kg वो ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को ये जो C है सेंटीमीटर उसमें कन्वर्ट करना है, और सेकंड को सेकंड में ही रखना है आपके पास। तो इसमें हमें यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत है, मतलब डाइन का ये मतलब होता है कि पहले इस क्वांटिटी में था अब इस क्वांटिटी में लाओ, है ना, ये कहानी। इस यूनिट में था अब इस वाले यूनिट में अब आपको कन्वर्ट करना है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अब यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा। आइए कन्वर्जन करना शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये जो फॉर्मूला था ना आपके पास N2 किसके इक्वल था N1, और यहाँ पे फॉर्मूला था M1 अपॉन M2 की पावर A, फिर आ जाएगा L1 अपॉन L2 की पावर B, और फिर आ जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। अब अगर मैंने आप लोगों को बोला है कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है समथिंग डाइन्स में, यही चीज समझना है। तो ये हुआ क्या, ये N1 हो गया, ये U1 हो गया, ये हमें पता करना है N2, और ये आपके पास U2 पहले से ही पता है। हमें U1 पता है कि भाई मास लेंथ टाइम जो वो SI यूनिट है, और ये जो चीज है आपके पास CGS यूनिट है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे N2 के ऐसे N1 मतलब ये वाली 1 न्यूटन, तो इसके जगह 1 है। अब मास लेंथ टाइम कि पहले किस यूनिट में था, तो पहले SI यूनिट में था, तो मास तो SI यूनिट में क्या होता है kg में, और बाद में किस में करना है CGS यूनिट में, CGS यूनिट में किस में होता है ग्राम में, और पावर में ABC अभी हम बात करेंगे। लेंथ पहले किस में था SI यूनिट में, मीटर में, लाना किस में सेंटीमीटर में, क्योंकि वो CGS होती है पावर B। टाइम सेकंड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पावर C। अब ये जो पावर A B और C है उसके जगह सर आप क्या रखोगे, तो ये जो दिया होता है ना उसके डायमेंशनल वैल्यूज के पावर लिखने होते हैं। तो पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो फोर्स का क्या होता है MLT-2, बोलो याद रहेगा, है ना, MLT-2। तो M की पावर क्या है 1, वही पावर A है, L की पावर क्या है 1, वही पावर B है, और T की पावर क्या है -2, वही पावर C है। आई बात में C की पावर है बेसिकली। ये जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब कन्वर्जन करते जाओ भाई, हमें क्या करना था kg को ग्राम में, तो kg की जगह लिख दो 1000 ग्राम, बोलो कोई दिक्कत, पावर 1। मीटर को किस में करना था सेंटीमीटर में, तो लिख दो 100 सेंटीमीटर, तो नीचे वाले चेंज नहीं करना है, ऊपर वाले इसको नीचे वाले के टर्म में लाना। सेकंड तो पहले से ही सेकंड में, तो इसको हमें चेंज करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। चलो तो N2 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड, पावर कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है। तो ये 100 हो गया, सॉरी 1000 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 100 है। तो N2 की वैल्यू क्या आई 10 की पावर 5, बोलो कोई दिक्कत। N2 की वैल्यू क्या है 10 की पावर 5, तो हमें N2 की वैल्यू ही तो पता करनी थी ना, तो यहाँ पे हो गया 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल हुआ 10 टू द रेज पावर 5 डाइन्स के इक्वल हुआ। 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गया 10 टू द रेज पावर 5 डाइन्स के इक्वल हो गया। बताओ किस तरह की कोई दिक्कत, बोलो याद रहेगा भाई, यहाँ तक इजी है, नॉर्मल है, ठीक है, डन है, ओके ग्रेट। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं भाई, इसको हटाते हैं, ठीक है, कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। एक और चीज है, ध्यान रखना, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर है, अगर आप चाहते हैं कि मीटर पर सेकंड में कर दूं, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, और इसी को उल्टा करोगे तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, इसी को रेसिप्रोकल कर लो। मल्टीप्लाई करना आपकी बार 18/5 से। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, कई जगह पे यूज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, उसको हम देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिमिटेशंस में कहते हैं इस मेथड से हम किसी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मूला में कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो उनकी जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है उसका आप डायमेंशन वैसे भी नहीं बता सकते भाई, पता ही है। कहता है यहाँ पे जनरली हम यूज करते हैं मास लेंथ एंड टाइम, सिर्फ मास लेंथ एंड टाइम, बाकी के लिए हम यहाँ पे बेसिकली यूज नहीं करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमने अभी डेरिवेशन फार्मूला किया था ना, तो उसमें एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक और हो सकता है जिस पे डिपेंड करेगा तो ही हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा टर्म पे ये डिपेंड करवा के फार्मूला ड्राइव नहीं करवाता है ये।
सिर्फ मैक्सिमम 3 पे जाता है, ठीक है। अगर 4 टर्म होते हैं तो उसको कुछ और टर्म बना देते हैं, 3 ही बनाना पड़ता है। आगे चल के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं इस मेथड से हम इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री जो भी होते हैं उसके बारे में हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक टर्म्स, उनको हम एनालाइज नहीं कर पाते कि क्या आपके पास उनके डायमेंशन होने वाले हैं। अगली चीज है डायमेंशनल फॉर्मूला मे नॉट रिप्रेजेंट ए यूनिक फिजिकल क्वांटिटी। देखो अगर मैंने आपसे बोला कि ये ml2t-2 है और फिर से मैंने बोला कि ml2t-2 है और मैंने आप लोगों से बोला कि एक वर्क का है और एक एनर्जी का है, एक वर्क का है और एक एनर्जी का है। चलो एक वर्क ले लेते हैं और एक मैं टॉर्क ले लेता हूं और आपसे पूछा कि बताओ कौन सा वर्क का है कौन सा टॉर्क का है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं बता पाता है क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के सेम हो जाते हैं, इसीलिए तो ये यूनिक चीज को नहीं बता पाता है। आई बात समझ में? तो वर्क का भी और टॉर्क का भी दोनों का फॉर्मूला आपके पास सेम रहता है। बताओ भाई किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ पे थ्योरी वाला पोर्शन आपके पास कंप्लीट हुआ है। अगली वीडियो में हम डिटेल में आपको तीनों एप्लीकेशन के बेस पर क्वेश्चन जो है वो करवा देंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो 7428525669 पे भेज दीजिए, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।